ಸರಿಯಾದ ಪ್ಲಾನ್ ಹಾಗೂ ಈ ಸಮಾರಂಭದ ಕೇಂದ್ರ ಬಿಂದು ಆಗಿರುವಂತ ನಮ್ಮ ಯುವ ನೇತಾರ बख्श कर आपके सामने आपके खिदमत के लिए छोड़ा। अल्लाह से दुआ करें, खिदमत करना ये मेरे रग में, मेरी आखिरी सांस तक भी मैं खिदमत करने से पीछे नहीं हटूंगा। मेरा मकसद किसी को है ना रंज पहुंचाना नहीं था। जो तकलीफ है इस तकलीफ को मैंने है ना बाहर निकाला है। इंशाल्लाह जो भी फैसला होगा देखेंगे। आने वाले दिनों में इंतखाब के दिन जब शुरू होंगे, जब जिस तरीके से बात करना है, जो सवाल है उसका जवाब जो तरीके से देना है जरूर देंगे। आपके सामने कांग्रेस पार्टी की जानिब से गारंटी कार्ड घर घर तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं। साल 2013 से साल 2018 तक जब कांग्रेस पार्टी हुकूमत में रही, लोगों के सहूलत के लिए बहुत सारे प्रोग्राम हमने दिए थे। लोगों में गलत फहमी फैलाना और गुमराह करना 21वीं सदी में है। मैं समझता हूं गुमराह करने की कोशिश लाख भी कर ले, लोग गुमराह होने वाले नहीं है। मैं इससे पहले भी ये बात कहा था। हालांकि आज का प्रोग्राम काफी बड़े पैमाने पे करने का हमने सोचा था, साबिक एमपी
और केपीसीसी के वर्किंग प्रेसिडेंट ध्रुव नारायण, जो मैं समझता हूं कि पार्टी का काम करना मेरे ऊपर एक फर्ज है और किसी ने सोचा भी नहीं था कि अचानक हमारे दरमियान से वो रुखसत हो जाएंगे। ये कोई तिजारत का मैदान नहीं है जिसको है ना हर किसी को बुलाकर है ना सिखा कर दे कि सियासत में किस तरीके से चलना है। खिदमत करने का मंसूबा जिस किसी के दिल में भी है, और अगर राजी करना उनका मकसद है तो सिर्फ और सिर्फ अल्लाह को राजी करने के लिए काम करना है। आज की सियासत पैसों की सियासत होती जा रही है। जो सियासत में सालों से है, उनके सामने खिदमत का मंसूबा और आवामी सतह पर अमन कायम करना यह हमारा अव्वलिन फर्ज है। मैं इससे पहले भी मैंने हल्के की कई जगह मैंने इस बात को भी कहा था, इंशाल्लाह उसके जवाब भी देने के लिए हम तैयार हैं। सर, वालेकुम सलाम। सर आज इतने लोगों की शिरकत में आपने एक अवामी इजलास का आगाज किया है। सर सबसे पहले लोग ये जानना चाह रहे हैं कि आपने जो अपनी तबीयत का जो चीज बयान की थी, एक तरह से इलेक्शन का आगाज कहा जा रहा है। सर आप क्या कहेंगे? सर आपका क्या इरादा है आने वाले दिनों में? देखिए, मैंने कहा है कि पार्टी आला हाईकमान के ऊपर है ना फैसला छोड़ा है। तबीयत नासाज होने की वजह से मैंने अपने बयान को है ना आवामी सतह पर कहा था, और ये साफ साफ भी कहा है कि इससे आज से दो महीने पहले पार्टी के लीडरों से सिर्फ बात किया था। ये अखबार में आने के बाद मैं इस बयान को है ना करना पड़ा। तो पार्टी आला हाईकमान को है ना इस बात को है ना बताया है, वो जो भी फैसला लेंगे देखेंगे। अच्छा सर, लिंगायत ऑपरेशन जो शुरू हुआ है तो कहाँ तक ये होगा? कांग्रेस जनिब से लिंगायत ऑपरेशन शुरू हुआ है, क्या वो खरीद करने के लिए कोशिश है? देखिए, ये जात पात पर हम कभी भरोसा नहीं करते। कांग्रेस पार्टी एक वाहिद पार्टी है जिसमें है ना हर जात के लोग हमारे में मौजूद है। किसी एक पार्टी एक जात के लिए हमारी पार्टी नहीं है। तो इसमें हर किसी को भी है ना अपने मुताबिक हक देने की बात हम किए हैं, वो करते रहेंगे। जहां तक लिंगायत की बात है, हमारे पार्टी में भी आला लीडर हैं। शामनूर शिवशंकरप्पा ऑल इंडिया वीरशैव महासभा के अध्यक्ष है, वो हमारे पार्टी के एमएलए है, और HK पाटिल हमारे पार्टी में है। इसी तरीके से MB पाटिल वो भी हमारे में एमएलए है। ऐसे है ना आला लीडर हमारे में पार्टी में है, तो उनको है ना हमारी पार्टी में मधु करना ये नहीं है। हाँ, जहां तक बात है हर किसी को है ना अपना हक देने की बात पार्टी कर रही है। ये जहां तक हम बात कर रहे हैं, हम हमारे बात के ऊपर, हमारे वायदे के ऊपर हम कायम रहे। कांग्रेस की तरफ से ईवीएम मशीन को लेकर एक बात उठी थी। चीफ इलेक्शन कमिश्नर राजीव कुमार ने साफ बता दिया है कि ऐसा कुछ नहीं होगा, बल्कि शफाफ तौर पर काम किया जाएगा। आप इससे मुतमईन हैं सर? देखिए, ईवीएम मशीन आज टेक्नोलॉजी के तहत चल रही है। सवाल काफी हमारे सामने उठ रहे हैं। मेरे खुद के इलेक्शन में भी है ना मेरे खिलाफ है ना इलेक्शन पिटीशन डाला गया था कि ईवीएम मशीन को है ना टैंपर किए हैं, तो कोर्ट में है ना वो खारिज हो गया। तो कांग्रेस ने भी इस मर्तबा ये बात कही है कि है ना जहां जहां बीजेपी जीती है
उस स्टेट के ना इलेक्शन ये ईवीएम मशीन हमारे पास ना दे। मगर चीफ इलेक्शन कमीशन भी ये साफ तौर से कहा है कि है ना ट्रांसपेरेंसी के तहत काम करेंगे। यहाँ पे भी डीसी के सामने भी हमारा वफा जो है पूरे ईवीएम मशीन चेक कर इसे है ना इस्तेमाल में लेंगे। सर आपके साथ नयाज खड़े हुए हैं, शौकत चन्नैया ब्लॉक के जो इजलास में आपने उनको क्या हिदायत देने से? देखिए शौकत चन्नैया ब्लॉक हमारे में मैसूर शहर में है ना 6 ब्लॉक है। 6 ब्लॉक में मेरे हल्के के 2 ब्लॉक हैं, जिसमें एक शौकत चन्नैया ब्लॉक, एक अजीज सेठ ब्लॉक। हमारे दोनों ब्लॉक प्रेसिडेंट यहाँ मौजूद है। नयाज को इस शौकत चन्नैया ब्लॉक के ना जनरल सेक्रेटरी के हैसियत से उनको जिम्मेदारी दी गई है और साथ ही साथ खिदमत का उनमें भी शौक है। इस शौक के साथ अवामी जिंदगी में काम करने का आगाज शुरू किए हैं। तो इस वजह से उनको मेरी ये दुआ है कि लोगों के मसाइल को देखकर है ना हल करने की कोशिश करें। अगर जो काम उनसे नहीं होगा वो मुझ तक लाए, इंशाल्लाह उनको है ना एक आगे का रास्ता जो भी है सियासी एतबार से जो भी है ना ख्वाहिशात है, सियासत में जब तक लोगों के दरमियान में नहीं रहोगे तो है ना कोई काम नहीं होगा। तो इस वजह से उनसे मैं ये अपील करता हूँ कि शौक के लिए अहदा ना ले, काम करने की नीयत रखे और लोगों के तकलीफ में है ना साथ देने की नीयत रखे। तो अल्लाह है ना तुम्हारे साथ है, आप आगे बढ़े। उनको है ना पूरे तरीके का साथ हमें देने के लिए तैयार है। सर साबिक एमपी ध्रुव नारायण हमारे बीच नहीं रहे सर, उनको क्या कहेंगे सर उनकी रहलत? देखिए साबिक एमपी ध्रुव नारायण, उनकी जो मिजाज थी हर किसी से हंसते हंसते ही बात करते थे और कभी है ना किसी को झिड़का कर बात करना या कोई बात को है ना पेश करने में भी हंसते हंसते बात करते हैं। पार्टी का है ना वो एक ऐसा किरदार निभाते थे कि पार्टी ऑर्गेनाइज करने का एक भूत सवार था। मैं समझता हूँ कि पार्टी के लिए और खास तौर से सियासी एतबार से एक अच्छे कायदीन को हमने खो लिया है। ಈ ದಿನ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಶೌಕತ್ ಚನ್ನಯ್ಯ ಬ್ಲಾಕ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನ ಪದಗ್ರಹಣ ಹಾಗೂ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯ ಸಲಕರಣೆಗಳನ್ನ ಸರ್ವ ಜನಾಂಗದ ಶಾಂತಿಯ ಕೂಟದ ಮೂಲಕ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ತಲುಪಿಸಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದ ರೀತಿ ನೀತಿಯಾಗಿತ್ತು। ಆ ಪರವಾಗಿ ಮಾನ್ಯ ಧ್ರುವನಾರಾಯಣರವರು ಕೂಡ ಸಾಯೋದು 12 ಗಂಟೆ ಮುಂಚೆ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಮಾತನಾಡಿ 7 ಗಂಟೆ 15 ನಿಮಿಷಕ್ಕೆ ಮಾತಾಡಿದ್ರು। ಹಿಂದಿನ ದಿನ ಅವರು ಸಾಯುತ್ತಿರುವುದು ಮುಂಚೆ ಈ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಅರೇಂಜ್ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ಅಂತ ಅವ್ರಿಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ತಿಳಿಸಿದ್ವಿ ನಾವು। ಈ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ನಲ್ಲಿ ಪದಗ್ರಹಣ ಹಾಗೂ ಗೃಹಲಕ್ಷ್ಮಿ ಗೃಹ ಬಗ್ಗೆ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ತಿಳಿ ಹೇಳಿ, ಇನ್ನು ಈಗ ಆಲ್ರೆಡಿ ನಮ್ಮ ನರಸಿಂಹರಾಜ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಡೀತಾ ಇದೆ। ಬಾಕಿ 2 ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಿಗೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮ್ಮ ನರಸಿಂಹರಾಜ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಈ ಕಾರ್ಡ್ಗಳಿಗೆ ಡಿಮಾಂಡ್ ಇದೆ। ನನಗೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಕಾರ್ಪೊರೇಟರ್ಗಳು ಫೋನ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ನೀವು ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತ 2,000 2,500 ಸಾಕಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಇನ್ನೂ 1,500 ಕೊಡಿ, ಇನ್ನೂ 1,000 ಕೊಡಿ, ಹೀಗೆ ಅಂತ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರಿಗೂ ಕೂಡ ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆ ಕೊಟ್ಟು ಈಗ ನಯಾಜ್ ಅಂತವರು, ನಮ್ಮ ಶೌಕತ್ ಅಂತವರು ಸಾಕಷ್ಟು ಜನ ಎಲ್ಲರೂ ತಗೊಂಡೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ। ನಾನು ಒಂದೇ ಒಂದು ಮಾತನ್ನ ಹೇಳಕ್ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೇನೆ, ಈಗ ನಮ್ಮ ನಾಯಕರು ಈಗ ಆಲ್ರೆಡಿ ಹೇಳಿದ್ರು, ಯಾವುದೇ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ನಾವು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರೂ ಒಂದು ಪೋಸ್ಟ್ ಅನ್ನ ಕೊಟ್ರೆ ಆ ಪೋಸ್ಟ್ ವಿಸಿಟಿಂಗ್ ಕಾರ್ಡ್ ಆಗಿ ಉಳ್ಕೋಬಾರ್ದು। ಆ ಪೋಸ್ಟ್ ಅನ್ನ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸೇವೆಗಾಗಿ ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೊಂಡು ಅವ್ರಗಳಿಗೆ ಏನು ಕೆಲಸ ಆಗಬೇಕು ನಾನು ಸದಾಕಾಲ ಅವ್ರಗಳ ಜೊತೆ ಇರ್ತೇನೆ, ನಮ್ಮ ಶಾಸಕರು ಸದಾಕಾಲ ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಇರ್ತಾರೆ, ಹಾಗೂ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದ ಎಲ್ಲ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವರಿಂದ ಹಿಡಿದು ಡಿ ಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅವರಿಂದ ಒಬ್ಬ ಸಾಮಾನ್ಯ ಕಾರ್ಯಕರ್ತನು ಕೂಡ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಗೌರವಿಸುವಂತಹ ನಮ್ಮ ಸಂಬಂಧ ಮುಂಚೆಯಿಂದನೂ ಇದೆ, ಮುಂದೆನೂ ಇರುತ್ತೆ। ಈ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ನಯಾಜ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಮುಂದೆ ಒಳ್ಳೇದಾಗ್ಲಿ ಅಂತ ನಾನು ಆಶೀರ್ವದಿಸುತ್ತಾ ನನ್ನ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು, ನಾವು ಕನಸಲ್ಲೂ ಕಂಡಿಲ್ಲ ಅಷ್ಟು ಪಕ್ಷದ ಸಂಘಟನೆಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡು ಇದ್ದಂತ ಧ್ರುವನಾರಾಯಣರವರು ನಿನ್ನೆ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಹಠಾತ್ತನೆ ನಿಧನರಾಗಿ ನಮಗೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ತುಂಬಲಾರದ ನಷ್ಟವನ್ನ ಉಂಟು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ। ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷ
3 ದಿನ ಶೋಕಾಚರಣೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ತೀರ್ಮಾನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಕರ್ನಾಟಕ ಪ್ರದೇಶ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸಮಿತಿ ಆದ್ದರಿಂದ ಬ್ಲಾಕ್ ಸಮಿತಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಈಗಾಗಲೇ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ವಿಷಯವನ್ನ. ಯುವನ್ ನಾರಾಯಣರವರು ಕೊನೆಯ ಉಸಿರು ಇರೋ ತನಕ ಪಕ್ಷದ ಸಂಘಟನೆಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ರು. ಗುರುವಾರ ರಾತ್ರಿ 10 ಗಂಟೆಗೆ ನನಗೆ ಫೋನ್ ಮಾಡಿ कभी बैठ कर कभी आप व्हाट्सएप या टीवी के अंदर देखे हैं क्या? मेरी माँ और मेरे बहनों, किसी के बहकावे में ना आए। बाखदा हमारा एमएलए ने आपके सामने काम किया है, बस आपके सामने नहीं इसीलिए आए कि 2-3 महीने 2-3 साल बस उनको मार पड़ गया था। आप लोगों को मालूम है कि बाखदा तनवीर सेठ को किसी कीमत पर भी खत्म करना, तनवीर सेठ को अगर से खत्म नहीं किया तो हम जिंदगी भर नहीं आएंगे, ये मकसद था उनका। बाखदा 40 दिन उसको ट्रेनिंग दिया गया, 40 कुत्तों को मारकर बाखदा तनवीर सेठ की गर्दन पर मारा गया। तनवीर सेठ की गर्दन पर 40 दिन रखकर केरला के अंदर उसे ट्रेनिंग दी गई, उसके बाद तनवीर सेठ को मारा गया। कुदरत ने ऐसा बचाया, मौत पे आकर वापस चले गई तनवीर सेठ के। मेरी माँ और मेरे बहनों, मैं यही कहना चाहता हूँ आप लोगों को, किसी के बहकावे में कौन भी चाहे भड़का लो, कोई भी चाहे बोलो तनवीर सेठ पुरानी जगह नहीं है या तनवीर सेठ पुरानी, क्यों तनवीर सेठ क्या हमें भेजा नहीं क्या? और मेरे नौजवान साथियों, आज यहाँ पर जो फंक्शन रखा गया है, आप लोगों को मालूम है कि इलेक्शन का सिलसिला यहाँ से शुरू हो रहा है। आपके सामने हमारे मोदी साहब ने बस गरीबों के लिए जो कांग्रेस इस नतीजे पर काम कर रही है, बस हमारे सिद्धरामैया जी और डीके शिवकुमार साहब आने से पहले आपको अनाउंस कर रहे हैं, ताकि 2 महीने पहले ही आप लोगों को बाखदा सहूलत बनाकर दे रहे हैं। आप लोग जो भी मेरे माँ बहने यहाँ पर बैठे हैं, हर एक को मोदी साहब ने कहा कि हर एक महिला को 2-2 हजार रुपया अनाउंस किया गया है। हर एक औरत को, हर एक माँ, हर एक बहन को 2000 रुपया डीके शिवकुमार साहब और हमारे सिद्धरामैया जी ने बाखदा आपको अनाउंस कर गए हैं कि 2 महीने बाद इंशाल्लाह 2000 रुपया आपके अकाउंट में पड़ जाएंगे। दूसरा मसला, जो आपके करंट के बिल जो महीने को 2000 रुपया, 1500 रुपया, 1000 रुपया जो गरीबों को आता है, बाखदा सिद्धरामैया जी ने 200 यूनिट आपको आपके सामने फ्री कर दिया गया है। 200 यूनिट यानी कि 1000 रुपया अगर से बिल आती है तो बाखदा इसके बाद 100 रुपया अपने को आएगी बिल। मेरी माँ और मेरे बहनों, आज गरीबी कितनी हो रही है आप लोगों को मालूम है। और जो सिद्धरामैया जी ने बाखदा एक घर को, एक सिर को 10-10 केजी चावल का ऐलान कर चुके हैं। अगर घर के अंदर 10 बच्चे हैं तो बाखदा 100 केजी चावल आपके घर में पड़ जाएंगे। ये सब स्कीम सिद्धरामैया जी आने से पहले आप लोगों को बाखदा तकसीम कर दिए गए हैं। मैं यही पूछना चाहता हूं कि बीजेपी सरकार ने कोई भी आज तक जो मोदी जी ने कहा कि बाखदा कि मोदी जी ऐसे ऐसी चीजें कहे गए हैं कि हर एक अकाउंट में 15 लाख रुपया आपके अकाउंट में पड़ जाएगा। जीरो अकाउंट खुला दो कि बाखदा 15 लाख रुपया तुम्हें अकाउंट में पड़ता है। कभी 15 रुपया तुम्हारे अकाउंट में पड़े हैं क्या? झूठ पर झूठ, झूठ पर झूठ। बीजेपी सिर्फ दंगा कराना, सिर्फ फसाद कराना, हिंदू मुसलमान को लड़ाना, हमारे गाय का गोश्त हलाला खाने से मना करना, अजा होने से मना करना, बाकायदा हिजाब मुसलमान बच्चे पहनने का हिजाब को ये करना और मुसलमानों की लड़कियों को बाकायदा 25 लाख 30 लाख रुपया दिया जाता है। यूपी बिहार के अंदर जाकर देखो कि मुसलमानों के बच्चों को, हिंदू के बच्चों को रेडी कर दिया गया है। जाओ हमारे बच्चों को लेकर, जाओ मुसलमानों को लेकर जाकर हिंदू बना दो। उनको के तनवीर सेठ यहाँ पर जीतना बहुत जरूरी है। ये बड़ी यन्नार क्षेत्र को नहीं है, कम से कम 5-6 जिले को ये एमएलए है। इसीलिए आप लोगों
लोगों को समझाया जाता है, कई किस्म के फिरका फरस पार्टियों ने आते हैं कि एमएलए ने क्या किया, एमएलए ने क्या किया, एमएलए ने क्या नहीं किया। 25 साल पहले उठाकर देखो, बिड़ी कॉलोनी हो, शांति नगर हो, गौसा नगर हो, उदयगिरी हो, उदयगिरी हो, नेहरू नगर हो, भारत नगर हो, चत्तेवी अन्नाज क्षेत्र के अंदर 20 को 3 एरिया उठाकर देखो, 500 रुपए में यहाँ की कीमत थी, 500 रुपए यहाँ की कीमत थी। जब यहाँ से एमएलए ने बने, आज की कीमत 1 करोड़ रुपया आपकी कीमत है। क्या तुमने इससे काम नहीं किया? क्यों इतना झूठ बोलते हो? ये फिरका परस्त पार्टियों से यही कहता हूं कि क्यों झूठ पर झूठ लोगों को बाकायदा गुमराह क्यों करना चाहते हो? आज की कीमत राजू नगर के अंदर 5 साल तक ना कोई आरजेडी का कैंडिडेट आता है, ना कोई एसटीपी का आदमी आकर मोहल्ले के अंदर हमदर्दी करता है। जब इलेक्शन का वक्त आता है तो 4-5 ड्रेस सिला लेते हैं, गले में मफलर डाल के गरीब आवाम को उनके बीच में आकर बेफुजूल बातें करना, उनके ज़हनों में गैर गलत बातें डालने का काम करते हैं। आप सब जानते हैं कांग्रेस की कुर्बानियों को भी, कांग्रेस हिंदुस्तान के अंदर किए हुए कामों को भी। यही इंदिरा गांधी ने इस मुल्क के लिए बलिदान दिया गया, राजीव गांधी ने इस मुल्क के लिए बलिदान दिया गया। इस मैसूर के अंदर तनवीर सेठ साहब को भी मारा गया, अब सब जानते हैं। आज चीख कर, चिल्ला कर कांग्रेस के बारे में, तनवीर सेठ साहब के बारे में आप तकरीरें करते हैं, जबकि आपको देखना चाहिए था कि क्षेत्र के अंदर क्या काम हुआ है, किस काम की तवज्जो पे आपको बात करना चाहिए। यह नहीं आप आ गए, स्टेज डाल दिए, बड़ी बातें कर लिए। परसों मेरी वार्ड के अंदर एसडीपी वालों का एक फंक्शन था, जैसे कि आप सब जानते हैं, यूट्यूब पे देखा हुआ होगा। नजीर साहब ऐसी गहराइयों से रो रहे थे, ऐसे जोर से रो रहे थे, अगर वो और ज्यादा रो देते तो चौकंडी कहने 3 लड़ी पानी खड़ जाता था। नजीर साहब, आपको एक स्टेज के ऊपर से मैं आगाह करता हूं, आइए खिदमत करेंगे आप और हम सब मिलकर, लेकिन यंदार को छोड़ के आइए आप। ये सीट तनवीर सेठ साहब की है, ये 5 डिस्ट्रिक्टों के लिए एक ही सीट है। ये अगर इस सीट के साथ छेड़छाड़ की जाएगी तो आने वाले 50 साल तक भी मुसलमान यहां पर जीत नहीं सकेगा। मोदी साहब, आपको खिदमत करना ही है तो बाजू में भी 2 क्षेत्र है, उधर भी 50-50 हजार वोट है हमारे। क्यों ये किए 2 क्षेत्र दिखाया जाता है आपको? क्योंकि आप और जेडीएस बीजेपी से मिले हुए पार्टियां हैं। क्यों हम कोर्ट के दम पे काम नहीं किया गया? मैं और मेरे पन्नू, मेरे दोस्त लोग, आप जाकर पूछिए, हर हमेशा 24/7 हम साथ थे हवाल के। हाँ, हमारे तनवीर सेठ साहब की तबीयत नासाज थी, इसीलिए वो बाहर आ नहीं सके। अगर तुम्हारे ऊपर यह हमला होता, अगर आपके ऊपर यह बीती होती तो आपको पता चलता। तनवीर सेठ साहब खामोश है, ये नहीं उनके कॉर्पोरेटर ಲೀಡರು ಈ ರಾಜ್ಯಕ್ಕಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ಈ ರಾಷ್ಟ್ರಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ ಅಂತ ಯಾವಾಗಲೂ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು. ನಾನಾದ್ರೂ ಹೇಳಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ ಮಾನ್ಯ ತನ್ವೀರ್ ಸೇಠ್ ಅವರೇ, ತಮಗೆ ಅನೇಕ ಕಾರಣಗಳಿಂದ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ನೋವಾಗಿದೆ.
ಆ ನೋವುಗಳನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರಿಗಿನ್ನ ಅತ್ಯಂತ ಹತ್ತಿರದಿಂದ ನೋಡಿರೋನು ನಾನು. ಆದ್ರೆ ಹಾಗೆ ತಮಗೊಂದು ಕಿವಿ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳ್ತೇನೆ, ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗಾಗಿರೋ ನೋವಾಗ್ಲಿ ನಮಗಾಗಿರೋ ನೋವಾಗ್ಲಿ ರಾಜ್ಯದ ಇತರೆ ನಾಯಕರುಗಳಾಗಿರೋ ನೋವನ್ನಾಗ್ಲಿ ನೀವು ಅದರಿಂದ ಹೊರಬಂದು ಏನಾದ್ರೂ ಈ ನಾಗರಿಕರಿಗೆಲ್ಲ, ಈ ಮತ ಬಾಂಧವರಿಗೆಲ್ಲ, ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದ ಜನತೆಗಳಿಗೆಲ್ಲ ಏನಾದ್ರೂ ಸಹಾಯ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಅಧಿಕಾರದಲ್ಲಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಸಾಧ್ಯ. ನಿಮ್ಮನ್ನ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಕಳಿಸ್ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ತಯಾರಾಗಿದ್ದೇವೆ. ನಿಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ, ನಾನು ಈ ವೇದಿಕೆಯಿಂದ ಒಂದು ಮಾತನ್ನು ಹೇಳಕ್ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೇನೆ, ನಮ್ಮ ಪ್ರಾಣ ತ್ಯಾಗ ಮಾಡಿ ಆದ್ರೂ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಉಳಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ತಯಾರಿದ್ದೇವೆ. ಆ ದೇವರ ಹತ್ರ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತೇವೆ. ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಧ್ರುವನಾರಾಯಣ ಅವರು ತೀರೋಗ್ತಾರೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿದ್ರೆ ಸಾವಿರಾರು ಲಕ್ಷಾಂತರ ಜನ ಅವ್ರ ಪ್ರಾಣವನ್ನ ದೇವರೇ ನಮ್ಮ ಪ್ರಾಣವನ್ನು ತಕ್ಕೊಳಪ್ಪ ಅಂತ ನೀರನ್ನ ಉಳಿಸ್ಕೊಡು ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು. ಆದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆನೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ನಿಮಗೇನಾರ ಅಂತ ನೋವಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆ ದೇವರ ಹತ್ರ ಇವತ್ತು ಪ್ರಮಾಣ ಮಾಡಿ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತೇನೆ, ಫಸ್ಟ್ ನಮ್ಮನ್ನು ಕರ್ಕೊಳಪ್ಪ, ಅವರನ್ನ ಉಳಿಸಪ್ಪ, ಅವರಿಂದ ಸಾವಿರಾರು ಜನಗಳಿಗೆ, ಲಕ್ಷಾಂತರ ಜನಗಳಿಗೆ ಸಹಾಯ ಆಗುತ್ತೆ, ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ತಮ್ಮಿಂದ ಸಹಾಯ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಕ್ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೇನೆ. ಮೊನ್ನೆ ತನ್ವೀರ್ ಸೇಠ್ ಸಾಹೇಬ್ರೆ, ತಾವೇನು ಅಂತ ತಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೆ ಇರ್ಬೋದು, ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಒಡನಾಟಗಳನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಏನೇನು ಮಾತನಾಡ್ತಾರೆ, ಯಾಕೆ ನೀವು ಸಾರ್ವಜನಿಕವಾಗಿ ಚುನಾವಣೆಗಳಲ್ಲಿ ಗೆದ್ದು ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ಸೇವೆ ಮಾಡಬೇಕಾದಂತ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ತಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೆ ತಮ್ಮನ್ನ ಕೋಟ್ಯಾಂತರ ಜನ ಅವಲಂಬಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ತಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆಯೋ ಇಲ್ಲೋ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಮಾನ್ಯ ಅಜಿತ್ ಸೇಠ್ ಸಾಹೇಬ್ರಿಗೆ ಹಾಕಿಕೊಟ್ಟಂತ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿ ತಾವು ಈಗಾಗಲೇ ಮುನ್ನಡೀತಾ ಇದ್ದೀರಿ. बहुत दिनों से मेरे दिल में एक जज्बा था कि मैं ह्यूमैनिटी के खातिर आवाम की खिदमत करना चाहता था। इसलिए मैं बहुत सारे लीडरों के बारे में R&D किया, यानी तहकीकात की कि एक सही लीडर जो ह्यूमैनिटी के खिदमत करो। और फाइनली तहकीक जनाब तनवीर सेठ साहब पर खत्म हुई। I had seen many multiple good qualities and secular activities in Janab Tanvir Seth Sahab. So I impressed very much about his work and his leadership qualities because of his a secular leader. बाद में मैंने फैसला किया कांग्रेस के अंदर रहकर जनाब तनवीर सेठ साहब के और मंजू साहब के सरपरस्ती में अवाम की खिदमत करूंगा।